नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खी अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। एनडीए उत्साहित है इसमें और विपक्ष अड़ंगा लगा सकता है। देखिए, अडानी के मुद्दे पर हुआ या फिर मणिपुर के मुद्दे पे हुआ, इसे घेरने की कोशिश की जाएगी। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी और वाकई में ये खबर बहुत खास हो जाती है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद से आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अडानी का मुद्दा या फिर अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश में रहेगी। तो फिलहाल देखिए इस सत्र कितना हंगामेदार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस खबर की जो कटिंग है, किस तरीके से दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद से भले ही देश का सियासी माहौल काफी बदल चुका हो, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों के जिस तरह से तेवर हैं, उससे साफ है कि आज से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा ही। तो सत्र के सुचारू चलाने के लिए कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से अडानी व मणिपुर जैसे हिंसा के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी, उसमें हंगामा होना ये तय है। देखिए, सरकार ने भी सत्र के दौरान वक्फ संशोधन, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे करीब 16 विधेयकों को भी सत्र में लाने के संकेत दिए हैं। इसमें आपको ये बता देते हैं कि वक्फ हो गया या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर पहले ही विपक्षी दलों के साथ काफी टकराव है। चलिए और डिटेल्स भी आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर हिंसा प्रदूषण पर चर्चा कराने की मांग की है। संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन, एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा अब बदल चुका है सियासी माहौल। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। एक बार फिर से आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अडानी को लेकर जो बात कही थी, चूंकि जिस तरीके से अडानी पर गंभीर आरोप अमेरिका में लगे थे, इसी को लेकर कहा गया था कि तमाम जो आरोप है वो यहाँ पर भी लगे और इसी के साथ साथ उन पर एक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये तमाम मसले जो है हम कह सकते हैं इस बार सत्र में उठ सकते हैं। तो फिलहाल सत्र बहुत हंगामेदार रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो विपक्षी हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए, जो सत्र चलता है वो आम लोगों की गाढ़ी कमाई से चलता है। तो जाहिर सी बात है जनहित के मुद्दे उसमें उन पे चर्चा हो और उन मुद्दों पर मुहर भी लगनी चाहिए, लेकिन ये समझना विपक्ष को भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संभल मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ है। देखिए, हिंसा में 5 की मौत हो गई, पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, अलग अलग अखबारों ने मौतों का आंकड़ा अलग अलग रखा है। तो फिलहाल देखिए, संभल की मस्जिद में सर्वे पे बवाल है और सर्वेक्षण का विरोध करे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 20 सुरक्षाकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए। इसी के साथ ही इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। संभल में बीते मंगलवार से ही तनाव की जो कंडीशंस थी वो बनी हुई थी। एक स्थानीय न्यायालय के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इसके बाद एक दायर याचिका में किया गया, जिसमें साफ किया गया कि मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर था। इसके बाद रविवार को प्रदर्शनकारियों ने वाहन में आग लगा दी और पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने भी आपको बता दें कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। कल सुबह से हिंसा तब शुरू हुई थी जब शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण दल के कामकाज शुरू किया गया था और इसी के दौरान बड़ी संख्या में तमाम लोग एकत्रित हो गए थे, नारे लगाने लगे थे। जिला अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण सुबह के समय किया गया ताकि मस्जिद में होने वाली नमाज में व्यवधान न आए, जो आमतौर पर दोपहर में होता है। देखिए, इस बीच आपको बता दें, अदालत आदेश के तहत एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा दूसरा सर्वेक्षण सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुआ था और उसी वक्त यहाँ भीड़ जो थी वो लगना शुरू हो चुकी थी। तो फिलहाल आपको बता देते हैं और भी डिटेल इसमें। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखाई। तस्वीर जब आपने देखी होगी तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि पूरा का पूरा जो संभल का क्षेत्र है, चूँकि ये जो पूरा एरिया है बड़ा ही हम कह सकते हैं कि संवेदनशील एरिया माना जाता है। यहाँ कुछ भी सुगबुगाहट होती है तो उसका असर आसपास के क्षेत्रों पर पड़ता ही है, ये निश्चित बात है। इसके अलावा आपको बताते हैं, अदालत के आदेश पर जीएम और एसपी के साथ एडवोकेट कमिश्नर जामा मस्जिद पहुंचे थे सर्वे करने के लिए। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने भी फायरिंग की थी। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 18 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने
कोर्ट में मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। मसला तभी से उठा था। कहा गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, हरिहर मंदिर था। इसका सर्वेक्षण किया जाए और सर्वेक्षण की बात को स्वीकार भी लिया गया था। स्थितियां तभी से और खराब हुई थी। ये है कोर्ट का आदेश। जरा ये भी जान लीजिए, कोर्ट का जो आदेश है वो जानना बहुत जरूरी है। संभल में शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को सुना जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार व अन्य पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भेजा जाए। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट की अदालत में तिथि को नियुक्त करे। मामला संवेदनशील होने के कारण वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाए। डीएम एसपी पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। हालांकि देखिए अभी स्थितियां और तनावपूर्ण बनी हुई हैं, लेकिन क्या मसला इतनी जल्दी शांत हो जाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महायुति, जी हाँ, बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम पद के लिए दबाव की राजनीति बनी हुई है। 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला, शिंदे अजित को दिल्ली बुलाया गया है। सीएम बीजेपी की रेस में फडणवीस सबसे आगे हैं। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद अब टकटकी लगा के बैठ गए हैं किस तरीके से आगे का जो सीएम होगा वो कौन होगा। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए अब बड़ी बैठक होगी और बड़ी बैठक से ये देखा जाएगा कि आखिरकार किसके नाम पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल देखिए बैठकों का दौर जारी है और सीएम पद के लिए क्या कोई दबाव मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में टिकट फॉर्मूले की बात चल रही थी तभी से ही कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर सुगबुगाहटें तेज हो गई थी। बात की जाए ये जो दिक्कतें थी वो ना सिर्फ महायुति में थी, महाविकास अघाड़ी में भी थी। लेकिन ठीक मतदान से एक दिन पहले अजित पवार का आपने चेहरा देखा होगा। अजित पवार के तमाम जो पोस्टर थे वो चस्पा कर दिए गए थे। तो महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। गठबंधन के घटक बीजेपी, शिवसेना व एनसीपी में अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन साथ ही आपको बता दें सीएम पद को लेकर दबाव बनाने की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी की तरफ से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि आपको याद होगा जैसे जैसे जो रुझान सामने आ रहे थे इन बिटवीन, तभी से जब स्थितियां साफ होना शुरू हो गई थी तभी ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को ही आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक जैकेट खाली रखी गई थी। कहा यह गया था कि देखिए यदि किसी पार्टी, यदि मान लीजिए एनसीपी के वोट सबसे ज्यादा आते तो एनसीपी का मुख्यमंत्री होता, अजित पवार मुख्यमंत्री होते। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अभी स्थिति बैठक की है। चलिए और आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए महायुति में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सीएम पद के दबाव की राजनीति है ऐसा सभी मान रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला तय करेगा कि आखिरकार किसको कमान राज्य की सौंपी जाए। तो मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के बाहर जुटे हैं भाजपा के नेता, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता। तो विधानसभा का कार्यकाल 26 तारीख तक चलेगा। नई सरकार का जो गठन है वो मंगलवार को तय होना माना जा रहा है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक चलेगा। ऐसा माना जाएगा कि सोमवार या मंगलवार को नई सरकार का गठन किया जा सकता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री होगा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जो अमूमन बीजेपी ने इस फॉर्मूले को तमाम राज्यों में अपना रखा है। तो फिलहाल देखिए यही चलेगा। और इस बीच आपको बता दें गठबंधन के जो घटक हैं जैसे कि भाजपा, शिवसेना व एनसीपी में अलग अलग बैठकें चली है। भाजपा में बैठकों का दौर अलग है, एनसीपी में बैठकों का दौर अलग है और शिवसेना में बैठकों का दौर अलग है। तो फिलहाल साथ ही सीएम पद को लेकर ये माना जा रहा है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बनाई जा सके। हालांकि आपको भी बता देते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो वो फेज जो है वो देखा जाएगा। तो इसके बाबत देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। शिवसेना एनसीपी के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अलग से की जा रही है, जो कि आपने देखा होगा वो पोस्टर, वो बैनर जिसमें अजित पवार के पोस्टर लगना शुरू हो गए थे। हालांकि अंतिम फैसला जो होगा वो महायुति के नेता करेंगे। अब देखा ये होगा क्या इजीली इस फॉर्मूले पर बात बन जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का मसला ऐसा होता है ना कि कब साथ कौन छोड़ दे ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब दिक्कतें कहीं से भी नहीं आएंगी, क्योंकि लूप होल कहीं नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी इसमें बिल्कुल क्लियर
आपको नजर आएगी। अब देखते हैं देवेंद्र फडणवीस का नाम होगा या फिर अजित पवार का। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि सीएम पद की दावेदारी फिक्स है। हालांकि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि अंतिम फैसला जो होगा वो महायुति नेताओं की जो बीजेपी है उनके शीर्ष नेतृत्व में ही इस बैठक में फैसला किया जाएगा। और जिसमें आपको बता दें, छगन भुजबल ने अजित पवार के मुख्यमंत्री बनाने की मांग पहले से ही कर दी थी। शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया था। अब पार्टी नेता प्रताप सरनाईक ने ये कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि शिंदे सीएम बने रहें। तो क्या सीएम शिंदे ही बने रहेंगे या फिर चेहरा बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, इसी बीच खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में ओडिशा पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। युवाओं से पीएम ने मिलकर अपील की है देश को विकसित बनाया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि ओडिशा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मैसेज भी थ्रू किया है। तो फिलहाल देखना ये होगा किस तरीके से इस मेले को, इस पूरे कार्यक्रम को कितना सफल बनाया जा सकता है। तो इसी पर फोकस फिलहाल आपको बता दें ये रखा गया है। तो देखिए, युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील भी करी है। देखिए, दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में देखिए ये वाली तस्वीर देखिए आप यहाँ पे। बता दें, ओडिशा पर्व कार्यक्रम का आयोजन विकसित ओडिशा विकास के संरक्षण संवर्धन के लिए किया जा रहा है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस समारोह में 2024 को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा हमेशा से ही संतों विद्वानों की भूमि रही है। जिस तरह से यहाँ के विद्वान हमारे धार्मिक ग्रंथों को घर घर तक पहुँचाया, लोगों ने उसे जोड़ा, उसने भारत की संस्कृति को और समृद्ध बनाया। इसी बाबत हम ये अपील भी तमाम जो युवा हैं उनसे कर रहे हैं। चलिए, आपको बता दें कि और क्या कुछ कहा था कि आपको याद होगा कि किस तरीके से एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी थी और किस तरीके से बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल आपको बताते हैं जो आज बड़ा कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद थे। युवाओं से देश को विकसित बनाने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि युवा मन एकजुट होकर देश की यात्रा को आगे बढ़ाए और चिंतन करे, मनन करे। पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात 116वें एपिसोड में कहा कि इस साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती को बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। देखिए, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि युवाओं को ही देश का भविष्य कहा जाता है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, पीएम ने कहा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पूरे देश से चुने गए 2000 युवा इसमें हिस्सा लेंगे। कहा कि मैंने लाल किले की प्राचीर से ही ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिससे परिवार का कोई भी व्यक्ति, पूरे परिवार या राजनीतिक बैकग्राउंड का ना हो, तब भी वह राजनीति में आए और देश के विकास के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उपस्थित रहेंगे। युवाओं को सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज़ रखने का अच्छा सुअवसर मिलेगा। कैसे ठोस रोड मैप तैयार किया जा सके, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके, और इसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वाकई में एक बढ़िया और ख़ास इनिशिएटिव है जिससे कि देश में संस्कृति समृद्धि तो आएगी ही, और युवाओं का जब माइंड लगेगा तो जाहिर सी बात है देश चहुर्मुखी विकास करेगा ही। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्रणों के लिए सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं राष्ट्रद्रोही। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने तल्ख लहजे में ये बात कही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार अर्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान आपको बता दें सीएम ने पुरस्कार से दीपेश नायर को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवान और शीलवान बनने के लिए विज्ञान, तकनीक और अनुकूल होकर ही समय के प्रवाह की गति को समझना
अपरिहार्य है। यदि हम समय के प्रवाह की गति को समझने में चूक गए तो समय का ये प्रवाह दुर्गति कर देगा। समय के प्रवाह से दुर्गति से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम विज्ञान और तकनीक से भागे नहीं, बल्कि इसका साथ लेकर आगे बढ़ें। देखिए, तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में रविवार को आयोजित समारोह में सीएम ने बोला, 2019 में एक मंदिर में संत की हत्या के लिए साजिश छद्म नाम से कर रहे युवाओं को पकड़े जाने के बाद कराई गई सख्त जांच में पता चला कि उनका संबंध दिल्ली के बाटला हाउस से जुड़े। देखिए, तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया, इतिहास का जिक्र भी किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कानपुर और गुड़गांव से जुड़े ऐसे मामले का भी जिक्र किया जिसमें रैकेट ने 500 परिवारों को अपनी चपेट में लिया था। इस मामले में धर्म उपदेशक सहित 7 लोगों को न्यायिक के आजीवन की कार्रवाई हुई। हालांकि आपको ये बता दें कि बतौर आपको राष्ट्रद्रोह का यहाँ पर जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना था, एक मैसेज थ्रू करने की कोशिश की गई थी। देखिए, आप जो भी काम करें वो देश हित में हो, ना कि आप राष्ट्रद्रोही बन जाए, जो कि ना सिर्फ देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है, बल्कि आपकी अपने प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी गद्दारी है। क्योंकि जो ज़मीन का नहीं हुआ, जो माटी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। तो युवा जो हैं वो भटके ना, अपना करियर, अपना आने वाला भविष्य, उस पर फोकस करें और ये कोशिश करें कि आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इधर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है, चुनावी गड़बड़ी से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। देखिए, आपको बता दें, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल में उनकी मौत की खबर के बाद आपको पता, तमाम लोगों की जो मौत हुई उस पर ही तल्ख टिप्पणी की। जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि कोई चुनाव पर बात ना आए, चुनाव पे कोई बात ना करे। तो फिलहाल देखिए, आपको ये बता दें और क्या डिटेल में कहा है अखिलेश के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग कर चुनाव जीती है भाजपा। तो फिलहाल देखिए, आपको ये बता दें, ये तमाम बड़ी बातें भी लगाई, बड़े आरोप भी लगाए। उपचुनाव में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीता। सवाल किया कि जब कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो वोट पड़ कैसे गए। ये तमाम भी सवाल पूछे उन्होंने। ये भी कहा कि जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए हैं और कुंदरकी की सपा उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान अपने साथ लखनऊ आ रहे हैं, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें रोककर थाने बैठाया था। भाजपा ने पुलिस, प्रशासनिक और अधिकारियों की मदद से वोटों की जो लूट है उसे सार्वजनिक किया। और देखिए, इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग में कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। ये भी बोला कि शिकायती कागज वोटों की लूट में भाजपा की मदद करने वाले अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मांग की ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। एक ही अंगुली से कितनी बार बटन दबाया गया है, ये तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही। अच्छा, इस बीच संभल का जिक्र अखिलेश यादव ने इसलिए कहा कि देखिए, जो आरोप हम लगातार लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, संभल में जिस तरीके से सर्वे का काम करवाया गया, जो हिंसा भड़की है, ये एक प्री प्लान है। यानी कि कोई उपचुनाव में आपसे सवाल न खड़ा करे, इसीलिए आपने संभल में जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिया है। तो ये तमाम गंभीर आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाए हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मायावती ने कहा कि बसपा अब नहीं लड़ेगी कोई भी उपचुनाव। दैनिक जागरण ने और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में बसपा की करारी शिकस्त के बाद मायावती ने कल अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, पत्रकारों से बातचीत के दौरान पहली बार प्रतिक्रिया देती हुई मायावती नजर आई हैं। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। साथ देखिए, इस खबर को यहाँ अखिलेश यादव की खबर आप देख पा रहे होंगे, ठीक इसके नीचे ये देखिए, अखिलेश यादव की खबर के जस्ट नीचे ये वाली खबर, ये मायावती ने साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें कही। कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा चुनाव पूरी दमदारी से पार्टी लड़ेगी। तो फिलहाल देखिए, ये आपको याद होना चाहिए कि पहली मर्तबा उपचुनाव में किस्मत को आजमाया गया था बसपा के द्वारा। बसपा ने इससे पहले अपने कभी प्रत्याशी उपचुनाव में मैदान में नहीं उतारे थे। तो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि देखिए,
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा से जो खराब प्रदर्शन से मायावती निराश हो गई। घोषणा की कि अब पार्टी अब कोई उपचुनाव तो नहीं लड़ेगी और कहा मीडिया के सामने बसपा प्रमुख ने कि फिर से ईवीएम और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इस पर भी सवाल खड़े किए गए। कहा कि ये लोगों में ये चर्चा आम है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये काम किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, मायावती ने आरोप लगाया। आखिर मायावती तो पहली बार उपचुनाव में किस्मत आजमाई थी, जिसके कहा जा रहा था कि देखिए कहीं ना कहीं जो फायदा है वो बीजेपी को इसमें हो जाएगा। तमाम जो विपक्षी थे वो यही कह रहे, समाजवादी पार्टी हुए, कांग्रेस हुए, उनका यही मानना था कि बसपा उतरी ही इसीलिए है। बहरहाल आपको बता दें, लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। साफ किया कि बसपा लोकसभा, विधानसभा, आम चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव पूरी दमदारी और ताकत के साथ लड़ेगी, लेकिन उपचुनाव से तौबा करती नजर आई है मायावती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। झारखंड में सोरेन 28 को लेंगे शपथ और इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह दी। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कल झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले राज्य में द इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से सोरेन को विधायक दल का नेता चुना था। तो देखिए, आपको बता रहे इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, बैठक में गठबंधन के घटक दलों के विधायकों के अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर और वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। तो फिलहाल देखिए, आपसी सहमति बनी है। अच्छा, असेंबली में कौन होगा, कैसे कैबिनेट का चेहरा होगा, जरा उसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल दे देते हैं। सोरेन के कैबिनेट में 4 मंत्री हार गए हैं, ये आप समझ लीजिए। असेंबली में कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के साथ दूसरी बार सत्ता में लौट आई है। इसके बावजूद हेमंत सोरेन सरकार के 4 प्रमुख मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधायक चुनाव में जो मंत्री हारे उसमें कई विवाद खड़े करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हैं। बाकी 2 मंत्रियों में शिक्षा मंत्री वैद्यराम राम और समाज कल्याण मंत्री बेबी देवी शामिल हैं। अच्छा, बेबी देवी के विभाग ने लोक लुभावन मैया सम्मान योजना शुरू की थी। आपको याद होगा मैया सम्मान योजना। जी हाँ, देखिए, तमाम बड़े वादे बीजेपी ने किए थे, उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया था। कहा था कि ये जो योजनाएं हम लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं से प्रेरित है। इसके अलावा आपको याद होगा किस तरीके से मुद्दा तभी उठाया गया था, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो या फिर घुसपैठियों का मुद्दा हो। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो दाव कांग्रेस ने चला था वो था मैया योजना। और देखिए, वही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ट्रम्प कार्ड खेला गया था, वो तुरुप का इक्का फेंका गया जेएमएम के द्वारा, जिससे कि पूरी की पूरी जो बाजी थी वो पलट गई। और ये ऐसा हुआ कि अभी तक झारखंड जब से राज्य बना है उसके इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि किसी की सरकार, किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई हो। तो फिलहाल हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस योजना के तहत क्या आएगा, जरा ये जान लीजिए, क्योंकि ये योजना जो है वो इस वक्त बहुत चर्चा का विषय रही थी। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में जो महिलाएं हैं 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन इसे बढ़ाकर हर महीने 2500 रुपए करने का वादा भी किया है। यानी कि शुरुआत भले कम से करेंगे लेकिन हर महीने इसको बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम सीट से जेडीयू के सरयू राय से 7,863 मतों से हार गए। बीजेपी के प्रकाश राम ने 434 मतों से मामूली अंतर से हार हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा में नहीं दिखेंगे 40 चेहरे। तो फिलहाल देखिए, कोशिश यही की जाएगी नई नवेली जो विधानसभा है वो बन के तैयार हो। कुछ चेहरे हार गए हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दंगल में पहुंचे केजरीवाल, लोगों से मांगा एक और मौका। मुंडका विधानसभा में केजरीवाल ने तमाम उपलब्धियां गिनाई। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें केजरीवाल ने सभी से अपील करी है किस तरीके से एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए। और देखिए, दंगल पहुंचे हुए थे और आजकल आपको बता दें किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हर जगह जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठीक 2 महीने के बाद में चुनाव भी होने हैं।
और इन चुनावों पर पूरी की पूरी नज़र बनी हुई है। कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को जल्द से जल्द तमाम सुविधाएं दी जा सकें। उनसे ये एक बार फिर से कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनसे वादा लिया जा सके कि भाई देखिए कि हमको एक बार फिर से मौका दीजिए, एक बार फिर से हमको सरकार बनने के लिए हम प्रेरित हैं। फिलहाल ये तमाम बड़ी बातें वो कहते नजर आए हैं और इसी को लेकर दंगल में वे शामिल हुए और इस बीच तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। चलिए आपको ये भी बता दें कि कहा क्या है उनके द्वारा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल मुंडका विधानसभा के कराला में आयोजित दंगल प्रतियोगिता उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय मुंडका में खुलने जा रहा है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। तो 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं और विश्वविद्यालय जो है वो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें वो कहते ही नजर आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से दंगल में पहुंचकर तमाम सुविधाओं का वादा किया। कहा कि इस कार्य में समय तो लगेगा मगर बहुत बड़ा ये खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांव में अपने कई सारे मसले हैं। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में भी जितने गांव आते हैं मैं उन गांव के भी सारे काम कराऊंगा। मैंने सारी लिस्ट बना रखी है, मैं एक एक चीज का मुआयना कर रहा हूँ। पानी की निकासी, सड़कें, नालियाँ, गलियों का सारे गांव में जो बचे हुए काम हैं उन काम को मैं करवाऊंगा। तो फिलहाल तस्वीरें भी उस वक्त की हैं, हम तस्वीरों के जरिए आपको बता भी रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है। देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से छवि पे एक जो कह सकते हैं कि छींटे लगे हुए हैं, उन छवि को भी दुरुस्त करना होगा आम आदमी पार्टी को। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि तमाम लोगों के बीच जनहितकारी योजनाएं लेके पहुंचे जिससे कि वोट उनको मिले और वापस से सरकार बन पाए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। चलिए वेलकम बैक, बढ़ेंगे खबरों में आगे। अब बात करते हैं विदेश मंत्रियों की बैठक की। तो G7 जो विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए एस जयशंकर इटली में इस वक्त है और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 दिवसीय दौरे के लिए इटली आज रवाना होंगे। तो देखिए आगामी दिनों में ये मीटिंग है जो कि बहुत खास है। 26 नवंबर तक चलने वाले इस दौरे में वे G7 के देशों के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक का हिस्सा बनेगी। इटली ने इस बैठक के लिए भारत को गेस्ट कंट्री, मेहमान देश के तौर पर न्योता भेजा है। विदेश मंत्रियों की बैठक इटली के फ्यूगी में होगी। इस दौरान जयशंकर इटली समेत तमाम दूसरे देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन संस्थान ISPI के द्वारा आयोजित मेडिटेरियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। रोम में हर साल मेडिटेरियन डायलॉग का आयोजन होता है और इस आयोजन पर आमतौर पर आपको बता दें मैड डायलॉग के तौर पर इसे जाना जाता है। इस बार इसका आयोजन आज से 27 नवंबर को होगा। तो गेस्ट के तौर पर पहुंचा है फिलहाल इटली भारत। तो आपको बता दें विदेश मंत्री ने रोम में देखिए इस खबर को जगह दी है। ये खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं हम कि वाकई में देखिए तमाम जो देश हैं भारत को अब नोटिस कर रहे हैं। नोटिस करने के बाद भी आपने देखा होगा किस तरीके से उनसे सहमति मांगते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इस खबर को यहाँ तरजीह दी गई है। चलिए थोड़ा डिटेल भी आपको दे देते हैं इसके बारे में। विदेश मंत्री ने रोम भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और इसके साथ एस जयशंकर ने रोम में रविवार को रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत इटली को यूरोप में एक महत्वपूर्ण साझेदार और भूमध्य सागर में एक बहुत प्रभावशाली देश के रूप में देखता है। तो 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को रोम पहुंचे जयशंकर ने कहा कि देशों के बीच लगातार बातचीत उनके द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का हमेशा से प्रतीक रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में भी तारीफ की इटली की। रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और इसके लिए उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। इससे हमें इटली में भारतीय समुदाय की सेवा करने का बेहतर सुअवसर मिलेगा और हमारे ऐतिहासिक संबंध वास्तव में बहुत गहरे हैं। ये कहीं ना कहीं एस जयशंकर ने कहा
और यदि मैं ये कहूँ कि यूरोप के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध है तो ये इटली के जरिए हुआ है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि समुद्री हित, शिपिंग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हमारी साझेदारी प्रतिबद्धता दोनों देशों को करीब लाने में मदद करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी राव ने जयशंकर का स्वागत किया। चलिए, आपको बता ही रहे थे कि G7 का ये आउटरीच मीटिंग है और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, तो जरा जान लीजिए। मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर इटली में 7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। भारत को इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर रोम में मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन इटली के विदेश मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन संस्थान की ओर से किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे देश को इतना नोटिस किया जाता था। हालांकि ये सभी जानते हैं, कुछ साल से, या यूं कह सकते हैं 10 साल से, ये एक बड़ी क्रांति है। जैसे कि आपको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को जब तक अपने कार्यकाल में वो रहे हैं, अभी भी उनको ये 18वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, जो ऐसा मिलने वाले, जिनको मिलने वाला ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलहाल ये सम्मान का विषय है और ये सभी भारतीयों को गौरवान्वित करता है कि कैसे हम अपने देश में तमाम देशों के आगे अपना परचम लहरा रहे हैं। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 21 दिनों के बाद सांसों के कुछ राहत है, लेकिन हवा अभी भी खराब है। AQI 318 रहा है। NBT में इस खबर को जगह दी गई है। अभी भी देखिए, आपको बता दें कि खराब तो है, लेकिन कुछ हद तक राहत है। लेकिन सवाल यही होगा कि राहत कब तक बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से ये दिक्कतें सामने आई थी और इन दिक्कतों की वजह से आबो हवा न सिर्फ दिल्ली NCR की बल्कि आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनकी भी ख़राब हो गई थी। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं इस तरीके से थोड़ा असर ज़रूर है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि असर जो है पूरी तरीके से कम हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी, और हम पहले भी आपको बोल रहे थे कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी होगी और बर्फ़बारी की वजह से काफ़ी चीज़ों में जो AQI लेवल जो है उसमें कमी आएगी, तो ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। देखिए, NBT ने इस खबर को जगह दी है, फ्रंट पेज पे जगह मिली इस खबर को, हालांकि नीचे की साइड में है। राजधानी में हवा की दिशा और गति बदलने से वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी से सुधरकर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली। हालांकि अब भी लोगों को सांस लेने में परेशानी है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। इधर गुनगुनी धूप निकलने से धूप और धुएं की मोटी परत टूट गई है। इस दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB वायु सूचकांक AQI 318 दर्ज किया गया है। और ये भी आपको बता रहे हैं अगले 6 दिनों तक गंभीर हो सकता है इसका स्तर। कैसे, जरा जानिए। दिल्ली में प्रदूषण अधिकांश जगहों पर बेहद खराब है, कुछ जगहों पर खराब स्तर पर रखा है। जैसे कि बात करते हैं 25 से 27 नवंबर तक का जो स्तर है प्रदूषण का, वो बहुत ख़राब श्रेणी में जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले 6 दिनों तक प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब बन सकता है। थोड़ी बहुत मामूली राहत, इससे कहेंगे कि मामूली राहत आई है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। और जिसमें आपको बता दें रिहायशी कॉलोनी में चल रहे 322 फैक्ट्रियों को MCD शाहदरा नॉर्थ जोन ने सील करने का नोटिस दिया। फिलहाल ग्रेफ 4 लागू है, किसी तरह की कोई फैक्ट्री संचालित नहीं की जा सकती, ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो प्रदूषण के स्तर में रविवार को काफ़ी कमी आई है। 21 दिनों के बाद लोगों को इतने कम प्रदूषण में हवा में सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिला है। AQI 318 रहा। हालांकि ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं बनी रहेगी, इसके असर काफ़ी कम है। जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार आपको बता देते हैं 27 नवंबर के बाद एक बार फिर से प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो सकती है। 1 से 2 दिनों के बीच में AQI बढ़कर 370 के ऊपर आ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रविवार को AQI 318 रहा। इससे पहले 2 नवंबर को 316 रहा था। हालांकि ये बहुत कह सकते हैं कि फौरी राहत है, इसमें आपको दूरगामी जो राहत है वो मिलेगी नहीं, और ये राहत थोड़े मुश्किल से ही मिलेगी। और जब तक राहत नहीं है तब तक जो ग्रेफ 4 है वो लागू रहेगा। लेकिन आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, नियमों का पालन ज़रूर करें, जो कि आपके लिए ही बेहतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता, अधूरे पुल से गिरी कार। देखिए, अब देखिए अधूरे पुल की बात है ये, जिसमें कार ही गिर गई। चूँकि कहा ये जा रहा है गूगल मैप ने ही रास्ता गलत दिखा दिया। 3 की मौत हो गई है इसमें। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, आपको बता दें किस तरीके से
गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाने के चलते लोगों की जान इस वक्त फंस गई और लोगों की जान कह सकते हैं अपनी जान से वो हाथ धो बैठे हैं, चूंकि कहा जा रहा था कि गूगल मैप के अकॉर्डिंग ही वो आगे आगे चल रहे थे। तो फिलहाल देखिए गलत रास्ता गया और अधूरा ये पुल था, यानी कि अधूरा पुल था, आधा अधूरा पुल था और वहाँ पे ये पुल से होकर गुजर रहा था रास्ता और किस तरीके से गूगल मैप ने इसको दिखाया। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा हादसा है और देखिए फ्रंट पेज पर अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा है, क्योंकि खबर को छापने का मकसद ये खबर नहीं होती। खबर ये होती है कि निर्माणाधीन पुल से रामगंगा नदी में अचानक कार गिर गई और बात ये थी कि गूगल से कहा गया है कि मतलब गूगल पे सर्च किया गया था मैप को, बट हुआ ये कि उसने रास्ता ही गलत बता दिया। बरेली में हादसा हुआ। गुरुग्राम से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे चचेरे और तेहरे भाई, दोस्त भी थे उनके साथ। चालक के मोबाइल में खुला था गूगल मैप। तो नितिन के परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे फरीदापुर के पढ़े गांव निवासी प्रमोद कुमार ने मृतकों की पहचान की। बताया कि शव उनके साले फर्रुखाबाद निवासी नितिन और अजित बिरछवा निवासी अमित का है। कार नितिन ही चला रहे थे। पुलिस को नितिन से मोबाइल से सूचना मिली थी, गूगल मैप खुला मिला। अंदेशा ये है कि गूगल मैप देखकर ही वो काम कर रहे होंगे, यानी कि आगे का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। 1.25 साल से खुला है मौत का रास्ता। अब आप समझिए कि लापरवाही की इंतहा क्या है। आधा अधूरा पुल बनाया, छोड़ दिया। अब ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। गूगल मैप के साथ गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया, जो कि गलती तो है ही, लेकिन क्या प्रशासन की गलती नहीं है? क्या प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था? सवाल ये भी खड़ा होता है। बदायूं को बरेली से जोड़ने वाला करीब 700 मीटर का पुल 72 करोड़ रुपए से बना था। अप्रैल 2023 में से शुरू किया गया था। इसी साल सितंबर में आई बाढ़ में पुल का पहुंच मार्ग बह गया। इसके बाद से ये अधूरा पड़ा हुआ है। सितंबर से लेकर अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, अधूरा यूं ही पड़ा हुआ है। मजे की बात ये कि आप ये देखिए, आपने आने का रास्ता छोड़ दिया, यानी कि आपने जहाँ से एंट्री पॉइंट है उसको आपको बंद करना चाहिए था, लेकिन वो एंट्री पॉइंट भी आपने बंद नहीं किया। यानी कि आपने लोगों को न्योता दे दिया कि आइए काल के गाल में आप समाइए। तो आप समझिए, गुरुग्राम से बरेली के फरीदपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। 20 फुट नीचे आकर गिरी थी गाड़ी। लोग गूगल मैप से रास्ता देखते हुए चल रहे थे। इस दौरान बदायूं के समरेश फरीदपुर से जोड़ने वाला रामगंगा पुल अधूरा पुल था, इस पर वे चढ़ गए, हादसे का शिकार हो गए। बिरछवा के रहने वाले हमेशा 38 साल के थे, जिनकी गुरुग्राम की सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरे थे गांव एतमादपुर के हीरामन निवासी अजित कुमार, जो कि एग्जीक्यूटिव थे। इनके चचेरे भाई भी थे, उनकी मौत हो गई है। खललपुर के कुछ गांव में भी आपको बता दें ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। फिलहाल देखिए, ये बहुत दयनीय है, दुखद है कि आधी अधूरे पुल को आप बना के छोड़ दें और उसमें कोई भी साइन बोर्ड आपने नहीं लगाया। यदि साइन बोर्ड लगा होता तो जाहिर सी बात है ये लोग कभी उस पुल पर नहीं चढ़ते और अपनी जान नहीं गंवाते। बहरहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।